हेलो स्टूडेंट, मैं अजीत कुमार लक्ष्य के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। ये मटेरियल साइंस का यूनिट 4.1 चैप्टर है फेल्योर एनालिसिस एंड टेस्टिंग ऑफ मटेरियल। जनरली वर्ड फेल्योर एनालिसिस, सबसे पहले समझते फेल्योर क्या है। जनरल भाषा में अगर देखें तो फेल्योर, अगर एक स्टूडेंट है वो फेल कर गया एग्जाम में, ठीक है, तो एनालिसिस क्या करेगा कि वो क्यों फेल किया, मतलब क्या हुआ, इसके वजह क्या रहे। मतलब या तो वो अच्छा से प्रिपरेशन नहीं किया होगा, या तो वो जो है प्रीवियस ईयर के पैटर्न को नहीं देखा होगा, या ये हो सकता है कि प्रॉपर नोट्स बुक्स ये सब फॉलो नहीं किए होंगे। उसी तरह यहाँ पर क्या है, मटेरियल का फेल्योर, ठीक है। यानी मटेरियल्स क्या होगा, कोई ना कोई कंपाउंड बनेगा, कोई ना कोई क्या मशीन कंपोनेंट बनेगा, उसका फेल्योर होना, यानी उसका टेस्टिंग है, फेल्योर का टेस्टिंग है। दैट मीन्स टेस्टिंग, फेल्योर होने के बाद इस चीज़ का टेस्टिंग किया जा रहा है, यानी एक ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन में क्या पाएंगे कि पहला ये देखेंगे क्या जो कंपोनेंट या जो मशीन बनाया गया था वो एग्जैक्ट मेटल का था, जो मटेरियल हमने यूज किया वो सही था उसके लिए, तो ये एक एनालिसिस हुआ। फिर देखेंगे कि जो डिज़ाइन बनाया गया था जिस मशीन के लिए, क्या वो मशीन सच में उस कम्पैक्ट डिज़ाइन में था या कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन तो नहीं था जिसके कारण फेल्योर हुआ। या हो सकता है कि जितने जो आपका मशीन या कंपोनेंट बनाया गया था, जितना लोड जो है या स्ट्रेस जितना उसके लिए बनाया गया था, क्या उससे ज़्यादा लोड तो उस पर हम लोग अप्लाई नहीं कर दिए। तो ये सारे क्या हैं कि एक एनालिसिस है जो कि फेल्योर होने के बाद हम लोग देखेंगे। दैट मीन्स क्या होगा, उसके रूट काउज को पकड़ेंगे कि रूट काउज एक्चुअल में वो फेल्योर होने के क्या हुआ, उसी के हम लोग क्या कहेंगे, फेल्योर एनालिसिस। तो देखते हैं उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, फेल्योर एनालिसिस क्या है और किन किन कारण से हो सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर फेल्योर एनालिसिस क्या है। द पर्पस ऑफ फेल्योर एनालिसिस इज टू डिटरमाइन द फंडामेंटल रीजन, ठीक है। क्या फंडामेंटल रीजन मतलब क्या, उसके बेसिक रीजन क्या हैं जो जिसके कारण वो फेल्योर हुआ, कॉज्ड बाय फेल्योर। दैट मीन्स क्या हो गया, रूट कॉज, जिसके बारे में कह रहे हैं रूट कॉज के कारण जो है क्या फेल्योर हुआ। आइडियली विथ द इंटेंशन ऑफ एलिमिनेटिंग इट, इसका इंटेंशन क्या होगा कि आगे जब प्रोडक्ट बनाएंगे तो क्या होगा कि उस चीज़ों को हम इलिमिनेट कर देंगे, उस चीज़ को इग्नोर करेंगे, वो चीज़ें दोबारा नहीं होनी चाहिए। दैट एंड आइडेंटिफाइंग मीन्स टू प्रिवेंट इट रिकरेंस, ठीक है, आगे से इस चीज़ को हम लोग रोकेंगे, ठीक है। द बेसिक स्टेप ऑफ फेल्योर एनालिसिस प्रोड्यूस इंक्लूड द फॉलोइंग, या बेसिक स्टेप्स क्या है फेल्योर एनालिसिस का, तो देखेंगे सबसे पहला क्या, डिफिनेशन ऑफ द प्रॉब्लम एंड डाटा कलेक्शन। मतलब जो प्रॉब्लम आया, ठीक है, क्या क्या प्रॉब्लम, फेल्योर होने से पहले क्या कुछ प्रॉब्लम आए होंगे, उस प्रॉब्लम को हम लोग क्या करेंगे, पहले डिटरमाइन करेंगे, ठीक है, वो क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद उसका डाटा कलेक्शन करेंगे कि जो फेल्योर हुआ वो कितने आरपीएम पर मशीन चल रहा था, या कितने कंप्रेसिव लोड या टेंसाइल लोड या बियरिंग स्ट्रेस, ये कितने स्ट्रेस थे, इसके कारण जो है वो फेल्योर हुआ है, ठीक है। दूसरा देखेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ डैमेज मोड एंड मैकेनिज्म। जितने भी मशीन पार्ट वर्क करते हैं कुछ ना कुछ उसका एक मैकेनिज्म होता है, ठीक है। रैक एंड पिनियन मैकेनिज्म हुआ, गियर मैकेनिज्म हुआ, ये सारे एक मैकेनिज्म है, ठीक है। उसमें हम लोग जो है आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि किस मैकेनिज्म के कारण जो है वो डैमेज हुआ है, ठीक है। टेस्टिंग ऑफ एक्चुअल मैकेनिज्म टेकिंग प्लेस लीडिंग टू द फेल्योर। टेस्टिंग ऑफ एक्चुअल मैकेनिज्म, जैसे हम लोग एक मानक स्टैंडर्ड तय करते हैं कि इस कोई भी मशीन है तो इतना दिन तक चलेगा। जैसे हम लोग कोई प्रोडक्ट ही अगर परचेज करते हैं तो उसमें क्या होता है कि कुछ गारंटी और वारंटी जैसा सिचुएशन देते हैं। क्यों दिया जाता है, क्योंकि कंपनी जो है सबसे पहले ये चीज़ प्रिडिक्ट कर लेती है कि जो मैंने मैन्युफैक्चर किया है एटलीस्ट इतना समय तो चलना ही चाहिए, दैट मीन्स उतना, इसलिए उसका गारंटी या वारंटी तय करती है। तो यही चीज़ है टेस्टिंग ऑफ द एक्चुअल मैकेनिज्म टेकिंग प्लेस लीडिंग टू द फेल्योर। मतलब अगर एक स्टैंडर्ड समय से पहले अगर वो फेल्योर हो गया तो वो क्यों फेल हुआ, इसका मैकेनिज्म पता करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉसिबल रूट, क्या क्या कारण हो सकते हैं उसके फेल्योर होने के, उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं फेल्योर होने के, ठीक है। तो वो चीज़ को पता करेंगे क्या क्या कारण हो सकते हैं फेल्योर होने के।
कन्फर्मेशन ऑफ काउज इफेक्ट रिलेशनशिप, काउज और इफेक्ट, ठीक है, किस कारण से, हर चीज़ का एक चीज़ पता है कि अगर जैसे मान लिया जाए पेट्रोल खत्म हो गया तो क्या गाड़ी चलना बंद हो जाएगा, तो यानी क्या हुआ, कारण क्या हुआ, पेट्रोल खत्म होना, इफेक्ट क्या हुआ, गाड़ी बंद हो जाना। तो हर मशीन में, ठीक है, हर चीज़ के लिए क्या होगा, कारण से पहले उसका क्या क्या इफेक्ट होगा ये चीज़ पता होगा, रिलेशनशिप जब मैन्युफैक्चर ही किया जा रहा होगा, जब मशीन उसी समय ये चीज़ क्लियर होगा, ठीक है, तो उसको काउज और इफेक्ट जो है उसके बारे में पता करना, जिसके कारण वो फेल्यूर हुआ है, ठीक है। टेस्ट ऑफ द एक्चुअल रूट काउज सेम है ऊपर, ठीक है। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ करेक्टिव एक्शन, दैट मीन्स क्या हुआ कि अगर मान लिया जाए कोई मशीन का कुछ पार्ट घिसा हुआ है, समय से अगर एक्शन नहीं लिया गया, ठीक है, तो वो तो फेल्यूर करेगा। तो ये चीज़ें जानना है कि सही समय पर सही एक्शन उस क्यों नहीं लिया गया जिसके कारण वो फेल्यूर हुआ, ये भी क्या होगा, फेल्यूर एनालिसिस के ही समझ आएगा, वो भी क्या होगा, फेल्यूर एनालिसिस का ही पार्ट होगा, ठीक है। तो देखते हैं आगे, टेस्टिंग ऑफ मटेरियल, टेस्टिंग ऑफ मटेरियल, ये क्या है, टेस्टिंग ऑफ मटेरियल मतलब जब हम लोग कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे होंगे तो सबसे पहले क्या सेलेक्ट किए होंगे कि क्या मटेरियल उसके लिए ले, फिर क्या किस डिजाइन का होगा, ठीक है, जिससे क्या होगा कि सुविधा भी हो, इजी वर्क करने में और ज़्यादा से ज़्यादा सीन समय लगे। यानी टेस्टिंग ऑफ मटेरियल यानी क्या, एक्चुअल में कहा जा रहा है फिजिकल और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, यानी प्रॉपर्टीज़ का टेस्टिंग, किस चीज़ का टेस्टिंग, प्रॉपर्टीज़ का टेस्टिंग। तो देखेंगे इसमें मटेरियल टेस्टिंग इज ए बिल्ड स्टेबलाइज टेक्निक यूज टू डिटरमाइन फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टी। कौन सा प्रॉपर्टी आएगा, फिजिकल और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, यानी फिजिकल और मैकेनिकल प्रॉपर्टी जो होगा उसको टेस्टिंग करने का है। ऑफ रॉ मटेरियल यानी क्या होगा कि हार्डनेस, टफनेस, ये सब सारे चीज़ क्या होंगे, हार्डनेस, टफनेस, ये सब आपको जो है जब मटेरियल बन रहा होगा किसी कंपोनेंट के लिए, जैसे मान लिया जाए कोई हैवी वेट का मशीन बनाना हो, क्या हम उसके लिए एल्युमिनियम यूज कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि वो उतना लोड सस्टेन करने के लिए सही नहीं है। यानी हम लोग क्या स्टील लेंगे, हाई कार्बन स्टील लेंगे। अगर कटिंग टूल बनाना है तो क्या होंगे, हाई कार्बन स्टील लेंगे। तो ये चीज़ें क्या है, आपको टेस्टिंग ऑफ मटेरियल के दौरान आएंगे कि क्या पर्पस है हमारा, और जिसके कारण जो है हम लोग कौन सा मटेरियल यूज करें जिससे जो है सबसे ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक जो है ये आपको सस्टेन कर पाए और फेल्योर जो है वो नहीं हो। तो ये क्या प्रोसेस है, फेल्योर एनालिसिस से पहले का प्रोसेस है, डैट मीन्स मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट से जस्ट पहले का ये प्रोसेस है, ठीक है। तो क्या कर रहा है, मटेरियल टेस्टिंग इज वेल स्टेबलाइज्ड टेक्निक यूज टू डिटरमाइन द फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ रॉ मटेरियल्स, ठीक है। दैट मीन्स क्या है, ये फिजिकल और मैकेनिकल प्रॉपर्टी रॉ मटेरियल का टेस्ट करने का। एंड कंपोनेंट फ्रॉम ए ह्यूमन एयर टू स्टील, कंपोजिट मटेरियल एंड सिरामिक्स, मतलब किस कंपोनेंट के लिए कौन सा मटेरियल लेंगे ये क्या आदमी पर डिपेंड करेगा, क्या करेगा, आदमी पर, मतलब ये डिसीजन किसका ले होगा, आदमी पर, ठीक है। जिसके लिए हम लोग या तो स्टील ले सकते हैं, कोई कंपोजिट मटेरियल ले सकते हैं, सिरामिक ले सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं मटेरियल टेस्टिंग फॉर वन और मोर द फॉलोइंग पर्पस, किस किस पर्पस से मटेरियल टेस्टिंग हम कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं मटेरियल टेस्टिंग क्या होगा। टू एसेस न्यूमेरिकली द फंडामेंटल मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, मतलब क्या, डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी, टफनेस, हार्डनेस, ब्रिटलनेस, ये सारे जो हैं कितने कार्बन परसेंटेज या कितने लोड पर ये टूट जाएगा, ब्रिटल हो जाएगा, ये सारे चीज़ जो है कितने टेम्परेचर पर ये ब्रिटल हो जाएगा, मेलिएबल होगा, ये चीज़ें क्या है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी जो है ये पता करने के लिए क्या होगा, आपको टेस्टिंग ऑफ मटेरियल करना पड़ेगा, ठीक है। इस किसके लिए, टेस्टिंग ऑफ मटेरियल करना पड़ेगा। तो फिर देखेंगे टू चेक केमिकल कंपोजिशन, मतलब कि कोई मटेरियल अगर मान लिया जाए हम स्टील बना रहे हैं तो उसमें क्या होगा, आयरन होगा, क्रोमियम होगा, निकेल होगा, जो हमारे जो
पर्पस है उसके अनुसार क्या होगा, केमिकल कंपोजिशन आपको उसके अनुसार डालने होंगे। ठीक है, अगर हमको ज़्यादा ब्रिटल चाहिए तो क्या होगा, कार्बन परसेंटेज डाल देंगे। अगर हमको स्टील बनाना है तो स्टील का परसेंटेज कितना होता है, स्टील की बात करेंगे तो स्टील कितना होता है 0.3 से लेकर कितना 2.1% तक। ये क्या होगा, इतना अगर कार्बन मिला देंगे तो क्या होगा, ये स्टील बनेगा। अगर हमको कास्ट आयरन बनाना है, ठीक है, कास्ट आयरन बनाना है तो क्या होगा, इसमें कार्बन को और बढ़ा देंगे। ठीक है, तो इस तरह से अगर देखा जाए तो इसमें भी क्या होगा, कैटेगरी है। अगर 0.3 से अगर देखा जाए 0 से 0.3 तो क्या होगा, लो कार्बन स्टील, लो कार्बन स्टील होगा, क्या होगा, लो कार्बन स्टील होगा। अगर हम देखेंगे 0.3 से 0.9 तक देखेंगे तो क्या होगा, मीडियम कार्बन स्टील होगा, क्या होगा, मीडियम कार्बन स्टील होगा। अगर 0.9 से 2.1 देखें तो क्या हो जाएगा, हाई कार्बन स्टील होगा। ठीक है, हाई कार्बन। इस तरह से देखेंगे तो हर कंपोजिशन फिक्स है। ठीक है, हर कंपोजिशन हर चीज़ का फिक्स है कि अगर हम किस तरह का मटेरियल, हमको कौन सा प्रोडक्ट बनाना है उसके अनुसार क्या क्या उसमें हम लोग कंपोजिशन डालेंगे। ठीक है, कंपोजिशन डालेंगे। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या है, टू डिटरमाइन स्टेबिलिटी ऑफ मटेरियल फॉर ए पार्टिकुलर एप्लीकेशन। मतलब क्या, पार्टिकुलर एप्लीकेशन क्या यूज है हमारे, पार्टिकुलर यूज, उसके अनुसार क्या होगा, मटेरियल के स्टेबल होने के लिए क्या क्या हम लोग जो है उसमें कंपोजिशन डालेंगे, इसके बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, फोर्थ देखते हैं, टू डिटरमाइन द सरफेस और सरफेस डिफेक्ट इन रॉ मटेरियल एंड प्रोसेस्ड पार्ट्स। ठीक है, मतलब सरफेस डिफेक्ट मतलब जो ऊपरी पार्ट है, यानी सबसे ज़्यादा अगर प्रेशर की बात करें, सबसे ज़्यादा अगर स्ट्रेस लगेगा, वो शेयरिंग स्ट्रेस हो या स्क्रैच हो, बियरिंग स्ट्रेस हो या स्ट्रेन हो, ये सब क्या होता है, सबसे ऊपरी पार्ट पर ही आपको सबसे ज़्यादा मतलब लगाया जाता है। ठीक है, तो क्या हो गया कि सरफेस डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स रॉ मटेरियल में क्या होगा, सरफेस डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। मतलब रॉ मटेरियल में अगर कोई आयरन का पार्ट ले रहे हैं तो उसमें वॉइड नहीं होना चाहिए, ना स्कॉटविक डिफेक्ट होना चाहिए, फ्रैंकल डिफेक्ट, ये सारे डिफेक्ट क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मतलब कोई रॉ मटेरियल है तो उसके सरफेस जो होना चाहिए वो नेट एंड क्लीन होना चाहिए अकॉर्डिंग टू यूज हमारा। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, फेल्योर। क्या होगा, फेल्योर, या इसको कहेंगे हम लोग फ्रैक्चर, इसको क्या कहेंगे, फ्रैक्चर। ठीक है, तो देखते हैं फ्रैक्चर क्या होता है। सिंपल भाषा में क्या, फ्रैक्चर मतलब टूट जाना। फ्रैक्चर क्या होगा, टूट जाना। मतलब क्या, कोई पार्ट टू और मोर पार्ट में क्या होगा, अगर टूट जाएगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, फ्रैक्चर कहेंगे। ठीक है, तो सब डेफिनेशन देखते हैं क्या, फ्रैक्चर इज द सेपरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, सेपरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेपरेशन मतलब क्या हुआ, अलग होना, मतलब अलग होना। क्या होगा, सेपरेशन मतलब अलग होना, यानी क्या हो गया, फ्रैक्चर इज द सेपरेशन यानी अलग होने का ऑब्जेक्ट का क्या, टू और मोर पीसेस, मतलब दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, क्या होगा, दो से अधिक पार्ट में क्या होगा, ये टूट जाएगा। तो इसको क्या कहेंगे, फ्रैक्चर। ठीक है, अंडर द एक्शन ऑफ स्ट्रेस, मतलब क्या हुआ कि उस पर हम लोग एक्सटर्नल लोड लगाएंगे तो अंडर द एक्शन। ऐसा नहीं है कि कोई पार्ट जो है ऐसा ही खुद में रखा हुआ रहेगा टूट जाएगा, यानी उस पर हम लोग अगर लोड क्रिएट करेंगे तभी ये क्या होगा, टूटेगा। ठीक है, तो आगे देखेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर। फ्रैक्चर कितने टाइप्स के होते हैं, फ्रैक्चर कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्या है, ब्रिटल फ्रैक्चर। ठीक है, सबसे पहला क्या है, ब्रिटल फ्रैक्चर। ब्रिटल फ्रैक्चर किससे क्या होता है कि जैसे मान लिया जाए कि ये पेन है और पेन इस पर लोड लगाया गया और बीच से सीधा कट टूट गया। ठीक है, एक फ्रैक्चर ऐसा होगा कि अगर पेन पर हम लोड लगा रहे हैं तो क्या होगा कि ये पेन धीरे धीरे मिडिल पार्ट जो होगा वो धीरे धीरे क्या होगा, लोड के कारण पतला होगा, पतला होते होते बीच से क्या होगा, एक टाइम टूट जाएगा। लेकिन ब्रिटल क्या है कि सडनली टूट जाना, मतलब क्या हुआ कि उसके जो
एरियाज हैं उस पर कोई डिफॉर्मेशन नहीं हुआ, उसके जो पार्ट्स हैं उस पर कोई डिफॉर्मेशन नहीं हुआ, लेकिन क्या हुआ, लोड लगने पर, एक सर्टेन लोड लगने पर क्या हुआ, बीच से वो एकाएक टूट गया, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ब्रिटल फ्रैक्चर। उसको क्या कहेंगे, ब्रिटल फ्रैक्चर। देखते हैं क्या है ब्रिटल फ्रैक्चर। क्या है ब्रिटल फ्रैक्चर? इज द सडन एंड रैपिड मेटल फेल्योर। सडन एंड रैपिड मेटल फेल्योर। क्या है? सडन एंड रैपिड मेटल फेल्योर। ठीक है, मतलब क्या, वो सडनली टूट गया, रैपिडली टूट गया, एकाएक टूट गया। ठीक है, उसको क्या कहेंगे हम लोग, ब्रिटल फेल्योर। इन विच द मटेरियल शो लिटिल और नो प्लास्टिक स्ट्रेन। मतलब क्या हुआ कि मटेरियल नो प्लास्टिक स्ट्रेन, मतलब मान लिया जाए कोई मटेरियल है, ठीक है, कोई मटेरियल है और इधर से लोड लग रहा है, इधर से एक लोड लग रहा है। ठीक है, तो क्या हो गया कि लोड लगने के बाद ये एक सर्टेन टाइम पर क्या होगा कि यहाँ से क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए, यहाँ से ब्रेक हो जाए। ठीक है, मतलब क्या हो गया कि जनरली क्या होता है कि जितने भी मेटल्स हैं अगर लोड लगाएंगे उस पर तो क्या होगा, पहले डिफॉर्मेशन होगा। क्या होगा? पहले डिफॉर्मेशन होगा। कैसे? तो पहले क्या होगा, इस तरह आएगा, बीच का पार्ट पतला होगा। ठीक है, फिर और लोड लगाएंगे इधर, ठीक है, और लोड लगाएंगे तो क्या हो जाएगा कि ये पार्ट और पतला होगा। ठीक है, पार्ट क्या होगा, और पतला होगा, इस तरह से होगा और लास्ट में क्या होगा हमारा, इस तरह से फ्रैक्चर हो जाएगा। क्या होगा? फ्रैक्चर हो जाएगा। लेकिन ब्रिटल लोड में क्या होगा, यहाँ से सडनली क्या होगा, आपको देखा जाए सडनली तो यानी क्या होगा, ब्रिटल अगर लोड लगाएंगे तो क्या होगा, सडनली क्या होगा, यहाँ से आपको टूट जाएगा, यहाँ से क्या होगा, टूट जाएगा, सडनली यहाँ से क्या होगा, टूट जाएगा तो लोड लगाने पर। ठीक है, तो इस तरह के जो फेल्योर होंगे उसको क्या कहेंगे हम लोग, ब्रिटल फेल्योर। क्या कहेंगे, ब्रिटल फेल्योर। मतलब यही कह रहा है कि नो प्लास्टिक स्ट्रेन, यानी डिफॉर्मेशन नहीं हुआ। प्लास्टिक स्ट्रेन मतलब क्या हुआ, बीच में इलोंगेट नहीं हुआ और क्या हुआ, वो टूट गया। दिस इज करेक्टराइज्ड बाई क्विक फेल्योर। मतलब क्या होगा, अचानक से फेल्योर, यानी क्विक, जल्दी से फेल्योर हो गया, विदाउट एनी वार्निंग। मतलब आदमी को पता भी नहीं लगा और बीच से एकाएक टूट गया। जैसे ये पेन है, बीच से इस तरह से कर दे, बीच से टूट जाए, या अगर कोई लोड लगा रहा है बीच से सीधा क्रैक होकर टूट जाए तो क्या कहलाएगा, वो आपको ब्रिटल फेल्योर कहलाएगा। ठीक है, द जनरेटेड क्रैक प्रोपोगेट रैपिडली एंड द मटेरियल कोलैप्स ऑल द सडन। मतलब क्या, सडनली क्या होगा, कोलैप्स कर जाएगा और सारा टूट जाएगा। तो अगर देखेंगे फिगर की बात करेंगे तो देखते हैं ये क्या है, ब्रिटल फेल्योर है। मतलब ये पार्ट इसमें लगा हुआ था और बीच से सडनली क्या हो गया, टूट गया, ये क्या हो गया, ब्रिटल फेल्योर कहलाएगा। ठीक है, देखते हैं ब्रिटल मटेरियल का, ब्रिटल फेल्योर का एक ग्राफ देखते हैं कि किस तरह से फेल्योर करेगा। ठीक है, तो ग्राफ की बात करें तो देखते हैं ग्राफ किस तरह से बनेगा। जैसे देखेंगे, मान लेते हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ है। ठीक है, ये क्या है, स्ट्रेस का ग्राफ सिग्मा, और ये क्या हो गया, स्ट्रेन, यानी इलोंगेशन, कितना इलोंगेशन होगा। इसका अगर ग्राफ की बात करें तो क्या होगा, लोड लगेगा, यहाँ तक लोड आएगा, यहाँ तक लोड आएगा, यहाँ तक क्या होगा, लोड आएगा आपको। उसके बाद क्या होगा, सडनली यहाँ से क्या होगा, फेल्योर हो जाएगा। क्या हो गया, फेल्योर हो जाएगा। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, ब्रिटल फेल्योर। क्या कहेंगे, ब्रिटल फेल्योर। क्या कहेंगे, ब्रिटल फेल्योर। इसको क्या कहेंगे, ब्रिटल। मतलब लोड यहाँ से यहाँ तक सस्टेंड किया और उसके बाद क्या हुआ, सडनली क्या हो गया, ये फेल्योर हो गया। इसको क्या कहेंगे, ब्रिटल फेल्योर। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, ब्रिटल फेल्योर। अगर ये आपका बॉडी है और ये जो है सडनली फेल्योर होने का, कि स्ट्रेस लगा रहे हैं तो फेल्योर हो जाएगा। ठीक है,
फिर देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है। नेक्स्ट जो है डक्टाइल फेल्योर। ठीक है, तो ब्रिटल फेल्योर का जस्ट उल्टा रिवर्स क्या होगा, डक्टाइल फेल्योर। ठीक है, ब्रिटल फेल्योर का जस्ट उल्टा क्या होगा, डक्टाइल फेल्योर, जिसमें क्या होगा कि अगर कोई मेटल्स हैं या मटेरियल्स हैं उस पर अगर हम लोड लगा रहे हैं, ठीक है, दोनों तरफ क्या कर रहे हैं कि स्ट्रेस लगा रहे हैं, तो क्या होगा, सबसे पहला चीज़ क्या होगा कि इसमें मिडिल पार्ट में, इसमें क्या होगा, मिडिल पार्ट में डिफॉर्मेशन होगा। ठीक है, मिडिल पार्ट में क्या होगा, डिफॉर्मेशन होगा। डैट मीन्स क्या होगा कि ये पहले इस तरह से आएगा और बीच से क्या होगा, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, बीच से क्या होगा, इस तरह से होगा। अगर लोड को कंटिन्यू लगाते रहें तो नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा कि बीच का जो पार्ट है वो ज़्यादा पतला होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और लोड लगाएंगे तो लास्ट में क्या होगा कि ये फेल्योर हो जाएगा। क्या होगा, फेल्योर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये फेल्योर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर फेल्योर होता है तो ऐसे फेल्योर को हम लोग डक्टाइल फेल्योर कहेंगे। क्या कहेंगे, डक्टाइल फेल्योर। मतलब क्या होगा कि लोड पहले लगा, फिर इसके मिडिल पार्ट में क्या हो गया, डिफॉर्मेशन शुरू हुआ, फिर और डिफॉर्मेशन हुआ, फिर और डिफॉर्मेशन, फिर क्या हुआ, फेल्योर हो गया, यानी फ्रैक्चर हो गया। ठीक है, फ्रैक्चर हो गया। डेट मीन्स अगर देखेंगे ग्राफ की बात करेंगे, अगर ग्राफ अगर इसका हम देखेंगे तो क्या होगा, ग्राफ अगर देखेंगे तो ये सिग्मा स्ट्रेस का ग्राफ, ये स्ट्रेन का ग्राफ। ठीक है, ये क्या होगा, स्ट्रेन का ग्राफ होगा। क्या होगा, अगर लोड लगा रहे हैं तो एक कंटिन्यू लोड लगेगा, यहाँ तक आया लोड, फिर क्या होगा, डिफॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। यहाँ तक लोड में कुछ जो है डिफॉर्मेशन नहीं हुआ, फिर क्या हो गया कि यहाँ से डिफॉर्मेशन शुरू हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्या हुआ, डिफॉर्मेशन हो गया, फिर क्या हो गया, यहाँ पर पॉइंट नीचे आया और क्या हो गया, उसके बाद फेल्योर हो गया। इस पॉइंट पर क्या हो गया, फेल्योर हो गया। ठीक है, तो इस तरह के हम लोग फेल्योर को क्या कहेंगे, डक्टाइल फेल्योर कहेंगे। क्या कहेंगे, डक्टाइल। यानी ग्राफ क्या हो गया कि यहाँ से यहाँ तक तो लोड आपको डिफॉर्मेशन नहीं हुआ, यहाँ से क्या हो गया, डिफॉर्मेशन शुरू हो गया। तो इसको हम लोग नेकिंग कहते हैं, नेक कहते हैं। इस पार्ट को क्या कहते हैं, नेक। मतलब जो गर्दन है यानी पतला होता है, यहाँ से क्या होगा, पतला होना, नेकिंग। और आगे धीरे धीरे और लोड लगेगा, धीरे धीरे क्या होगा, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ये सब में घटना शुरू होगा और लास्ट में यहाँ आके क्या हो जाएगा, 4। यानी इसको क्या कहेंगे, इल्ड स्ट्रेस या लिमिटिंग स्ट्रेस कहेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या है डक्टाइल फेल्योर। ए डक्टाइल फेल्योर इज ए टाइप ऑफ फेल्योर सीन मेलिएबल मटेरियल। मेलिएबल मतलब जिसको हम लोग सीट में कन्वर्ट किया जा सकता है, या मेलिएबल के साथ ये क्या होगा आपको, ब्रिटल, ये डक्टाइल है, यानी इसको क्या होगा कि बायर के रूप में भी, जब डक्टाइल मटेरियल है तो मेलिएबल तो होगा ही, साथ में क्या होगा, डक्टाइल भी होगा। तो यानी क्या होगा, इसको हम लोग सीट में भी क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सीट में भी इसको ये बायर के रूप में खींच भी सकते हैं। तो क्या है, डक्टाइल फेल्योर इज ए टाइप ऑफ फेल्योर सीन इन मेलिएबल मटेरियल कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सटेंसिव प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। एक्सटेंसिव प्लास्टिक डिफॉर्मेशन या नेकिंग, मतलब नेकिंग या प्लास्टिक डिफॉर्मेशन मतलब क्या, प्लास्टिक को हम लोग क्या करते हैं, घिसते हैं तो पहले इलोंगेट होता है और बीच से क्या होता है, बाद में फ्रैक्चर होता है, टूटता है। ठीक है, यानी क्या हुआ, यही प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के बारे में बोला जा रहा है। या नेकिंग इसी पार्ट को क्या कहता है, जहाँ से जो होगा क्रॉस सेक्शन एरिया पतला होना शुरू होगा, उसी को नेकिंग कहा जाता है। ठीक है, दिस यूजुअली एकर्स प्रायर टू एक्चुअल फेल्योर ऑफ मटेरियल। इसको जो है मेटल्स में एक्चुअल फेल्योर माना जाता है, क्योंकि सभी मेटल्स जो होंगे जनरली इसी तरह से फेल्योर होते हैं। ठीक है, ब्रिटल फेल्योर जो होते हैं बहुत कम मटेरियल्स होते हैं, क्योंकि
जो भी मेटल्स हैं वो क्या होंगे, मोस्टली मेटल्स अगर देखा जाए तो उसकी प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी और मैलिएबिलिटी। तो मैलिएबल अगर वो मेटल्स होंगे तो क्या होंगे कि उसमें फेल्योर जो होंगे धीरे धीरे करके फेल्योर होंगे। क्रॉस सेक्शन एरिया जो होगा पहले घटेगा और घटेगा और घटेगा और लास्ट में क्या होगा, वो फेल्योर हो जाएगा। ठीक है। द टर्म डक्टाइल रैप्चर रेफर्स टू द फेल्योर ऑफ हाई डक्टाइल मटेरियल। ठीक है। जनरली क्या होता है कि हाई डक्टाइल मटेरियल में जो है ये फेल्योर को देखा गया। हाई डक्टाइल मटेरियल कौन होगा, जितने भी मटेरियल जिसका हम लोग तार बना सकते हैं, वायर बना सकते हैं, कैन भी जो भी होगा जिसको हम लोग सीट में बना सकते हैं, जैसे मैलिएबल जितने भी मटेरियल होंगे। ठीक है। कॉपर जैसे हुआ उसको वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, एल्युमिनियम जैसे हुआ उसको वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। ये सब क्या होगा, लेड हुआ, ये सब जो होगा सब में डक्टाइल फेल्योर हो सकता है। ठीक है। इन सच केसेस मटेरियल्स पुल्स अपार्ट इन अ स्टेट ऑफ क्रैकिंग। ठीक है। इन डक्टाइल फेल्योर एंड डक्टाइल फ्रैक्चर या फेल्योर, देखिए फ्रैक्चर और फेल्योर दोनों सेम वर्ड है। ठीक है। देयर इज ऑब्जर्वेशन ऑफ मैसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड स्लो प्रोपोगेशन बिफोर द फ्रैक्चर एकर्स। जितने भी मेटल्स होते हैं सभी के पास एक स्ट्रेन एनर्जी होता है। उसी एनर्जी का स्ट्रेन एनर्जी क्यों होता है कि इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, सारे मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में एक फोर्स के साथ ये जुटे हुए हैं। ठीक है। जिसे हम लोग इंटरमोलिकुलर फोर्स, इंटर एटॉमिक फोर्स या ये सब कहते हैं। क्या, इंटरमोलिकुलर फोर्स या इंटर एटॉमिक फोर्स। सब एक दूसरे पर क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है। सब क्या कर रहा है, एक दूसरे पर फोर्स लगा रहा है, जिसके कारण क्या है, सबके बीच एक एनर्जी है। क्या, एनर्जी है। तो क्या हुआ, अगर इधर से हम लोड लगाते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, सबसे पहले ये फोर्स को तोड़ना होगा, दोनों के बीच बॉन्ड एनर्जी, क्योंकि जितने भी इसके मॉलिक्यूल्स हैं कुछ ना कुछ तो बॉन्ड के साथ जुड़े होंगे, तो हर मॉलिक्यूल्स के पास क्या होगा, बॉन्ड एनर्जी होगा। क्या होगा, बॉन्ड एनर्जी। इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए इतना एनर्जी चाहिए जितना कि ये आपको लोड लगा रहा है। ठीक है। आफ्टर ए सर्टेन टाइम ये लोड लगते जाएगा और इसका बॉन्ड एनर्जी घटते जाएगा और लास्ट में क्या होगा, फेल्योर हो जाएगा। तो इसी के कारण कहा जा रहा है कि जितने भी मेटल्स होते हैं, मेलिएबल मेटल्स होते हैं, ब्रिटल मेटल्स होते हैं, सब में क्या होता है, एनर्जी होता है, जिसको हम लोग स्ट्रेन एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्ट्रेन एनर्जी। इस एनर्जी के कारण क्या होगा, इसके मॉलिक्यूल कंपैक्ट होते हैं, जो क्या होगा कि लोड लगने पर इसका विरोध करेगा। ठीक है। इसका क्या करेगा, विरोध करेगा, जिसके कारण जो होता है ये सबसे पहले धीरे धीरे इस तरह से डिफॉर्म होगा, फिर क्या होगा, धीरे धीरे बीच का और पार्ट पतला होगा और पार्ट पतला होगा, फिर पतला होगा, लास्ट में क्या होगा, यहाँ से फेल्योर कर जाएगा। ठीक है। डक्टाइल फेल्योर इज ऑल्सो कॉल्ड डक्टाइल फ्रैक्चर। फेल्योर और फ्रैक्चर दोनों सेम होता है। तो डक्टाइल फेल्योर का कुछ ग्राफ देखते हैं क्या होता है। देखिए एक मेटल है, मेटल का पीस है, इस पर लोड लगाया जा रहा है। क्या, इधर से लोड लग रहा है, इधर से भी लोड लग रहा है। धीरे धीरे क्या हो गया, बीच का पार्ट क्या हो गया, देखिए तो धीरे धीरे पतला हो गया। ठीक है। बीच का पार्ट क्या हो गया, देखिए यहाँ पर क्या हो गया, पतला होना शुरू हो गया। इस पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे, नेकिंग कहते हैं। और इस प्रोसेस को नेकिंग, मतलब पहला प्रोसेस क्या, ये नेकिंग कहलाएगा। ठीक है। नेकिंग होने पर क्या होगा कि अंदर जो ग्रेन स्ट्रक्चर है, उसके मॉलिक्यूल्स हैं, माइक्रो जो स्ट्रक्चर्स हैं, जिसको जो मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पर सारे, ठीक है, उसके बीच क्या हो गया, डिस्टेंस बढ़ना शुरू हो गया। क्या हो गया, डिस्टेंस बढ़ना शुरू हो गया। और ये मॉलिक्यूल्स क्या हो गया, धीरे धीरे डिस्टेंस बढ़ रहा है। इसी चीज़ को जूम करके देखा गया है। ठीक है। फिर क्या होगा, अंदर जो फेल्योर है, सारे जो छोटे छोटे आपको वॉइड बने यानी छेद बने, वो क्या हो गया, सब एक साथ हो गया। अब क्या हो गया, एक साथ हो गया। उसके बाद इसको हम लोग वॉइड कहते हैं। वॉइड यानी अगर सॉलिड स्ट्रक्चर में अंदर कोई जो है, अंदर कोई पार्ट में अगर या होल रह जाता है, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं क्या, क्रिस्टल डिफेक्ट बोलते हैं। क्रिस्टल डिफेक्ट भी दो तरह का होता है, स्कॉटकी डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट होता है। स्कॉटकी डिफेक्ट्स में होता है क्या, वॉइड क्रिएट होता है, यानी मॉलिक्यूल जो होगा
पहला तो अपने अरेंजमेंट में नहीं रहेगा, या फ्रैंगल डिफेक्ट में क्या होगा कि इसमें अंदर मॉलिक्यूल्स बहुत जगह एब्सेंट हो गए, तो क्या होगा धीरे धीरे क्या हो गया वाइड कोलिजन, मतलब मॉलिक्यूल सब क्या होंगे एक साथ आने शुरू हो जाएंगे जहाँ जहाँ, और ये क्या होगा क्रैकिंग का पार्ट, यानी जो अंदर जो क्रैक हो रहा था वहाँ पर जो छेद होगा वो क्या हो गया, होल जो होगा वो बढ़ते गया, ठीक है। और लास्ट में क्या होगा आपको कि यहाँ देखिए ये क्रैक हो गया, ये क्या हो गया क्रैक हो गया, आपको ये क्रैक हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया क्रैक हो गया। और यहाँ क्या हो गया, ये सेपरेशन के बाद क्रैक प्रोपोगेशन, यानी यहाँ से पहले तो ये होल बना और थोड़ा थोड़ा क्रैकिंग आया, उसके बाद यहाँ से क्या हो गया फाइनल फ्रैक्चर हो गया, मतलब ये हो गया फ्रैक्चर, क्या हो गया ये फ्रैक्चर हो गया, ठीक है। उसी को दूसरे रूप में देखेंगे तो ये लोड लगाने के बाद सेकेंड पोजीशन, ये अंदर में छोटा छोटा वॉइड क्रिएट हुआ, ठीक है, उसके बाद सारे वॉइड एक साथ मिलके ये पोजीशन बनाया, फिर क्या हो गया ये यहाँ से धीरे धीरे इस तरह होकर क्रैक हो गया, क्या हो गया ये क्रैक हो गया, यहाँ से हो गया और लास्ट में क्या हो गया ये फ्रैक्चर हो गया, क्या हो गया फ्रैक्चर हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये इस तरह से अलग हो गया, ठीक है। ग्राफ अगर देखेंगे तो ग्राफ भी सिमिलर ग्राफ होगा, इसका सेम ग्राफ होगा, क्या सिग्मा यानी स्ट्रेस यानी लोड, इलोंगेशन कितना डिफॉर्मेशन हुआ है, तो क्या होगा अगर पहले पार्ट की बात करें यहाँ से यहाँ तक जो होगा कोई डिफॉर्मेशन नहीं होगा, लोड लगा रहे हैं इसी तरह से आपका बॉडी बना रहेगा। पहला पार्ट आता है नेकिंग, क्या आएगा नेकिंग, मतलब यहाँ से डिफॉर्मेशन शुरू हुआ, तो मतलब ये पार्ट यहाँ पर क्या हो गया नेकिंग, यहाँ से डिफॉर्मेशन शुरू हुआ, क्या हो गया डिफॉर्मेशन शुरू हुआ, फिर ये पार्ट आया, फिर ये आएगा यहाँ तक आ गया, ठीक है। उसके बाद देखेंगे क्या ये पार्ट आया, उसके बाद ये पार्ट यहाँ पर थोड़ा सा झुक गया, उसके बाद ये पार्ट यानी फ्रैक्चर हो गया, यहाँ के बाद जो है डॉट डॉट डॉट, यानी ये पार्ट क्या हो गया फ्रैक्चर वाला पार्ट हो गया, क्या हो गया फ्रैक्चर हो गया, ठीक है। देखेंगे क्या है डक्टाइल टाइप ऑफ फ्रैक्शन कैन बी आइडेंटिफाइड बाय ए सर्टेन अमाउंट ऑफ प्लास्टिक चेंज, सर्टेन अमाउंट ऑफ प्लास्टिक चेंज इन द स्ट्रेस कंसंट्रेशन पॉइंट। स्ट्रेस कंसंट्रेशन पॉइंट मतलब कोई भी बॉडी होगा, ठीक है, तो स्ट्रेस कंसंट्रेशन पॉइंट तो होगा ही, ठीक है। जैसे सेंट्रोइड होता है, सेंटर, यानी किसी ने सब बॉडी का कुछ ना कुछ तो सेंटर होगा, तो क्या होगा वहीं से आपका डिफॉर्मेशन शुरू होगा। तो वही कह रहा है कि डक्टाइल टाइप ऑफ फ्रैक्शन कैन बी आइडेंटिफाइड बाय ए सर्टेन अमाउंट ऑफ प्लास्टिक चेंज इन स्ट्रेस कंसंट्रेटेड पॉइंट। स्ट्रेस कंसंट्रेटेड पॉइंट यानी इसका अर्थ क्या होता है कि हर बॉडी का कुछ ना कुछ सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, उसी बॉडी से क्या होगा वो फ्रैक्चर होगा, ठीक है। द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इज ऑब्जर्व एज नेकिंग अंडर द टेंसाइल स्ट्रेस। ने प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कहाँ से शुरू होगा, नेकिंग पॉइंट से शुरू होगा, यानी बीचों बीच से शुरू होगा जहाँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। द रेट ऑफ फ्रैक्चर प्रोपोगेशन इज सब्सटेंटली स्लो इन डक्टाइल टाइप ऑफ फ्रैक्चर। डक्टाइल टाइप में क्या होगा, जो फ्रैक्चर प्रोपोगेशन है बहुत स्लो होगा, ये नहीं कि खींचे ब्रिटल की तरह एक बार टूट गया, धीरे 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 डिफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है फ्रैक्चर हो रहा है। ए डिफिनिट शेप चेंज टू प्लास्टिक डिफॉर्मेशन एकर्स बिफोर द रैप्चर, मतलब टूटने से पहले एक डिफिनिट शेप देगा, वो क्या करेगा एक डिफिनिट शेप या उसका जो चेंज होगा उसके मटेरियल के साइज में जो होगा चेंज वो हमको दिखाई देगा, ठीक है। ए डिफिनिट शेप चेंज और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन एकर्स बिफोर द रैप्चर, ठीक है, मतलब टूटने से पहले क्या होगा कि एक प्लास्टिक चेंज या शेप का चेंज, क्या डिफिनिट चेंज हमारा दिखाई देगा वो, ठीक है। द डक्टाइल फ्रैक्चर प्रोसेस कम्स विथ मैसिव एनर्जी ऑब्जॉर्प्शन, ठीक है, मैसिव एनर्जी मतलब स्ट्रेन एनर्जी की बात कर रहा है, वो क्या उतना पहले लोड ऑब्जर्व करेगा फिर धीरे धीरे उसमें इलोंगेट होगा। हेंस द रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर ए डक्टाइल फ्रैक्चर इज हायर देन नीड फॉर ब्रिटल सरफेस। ब्रिटल से क्या होना चाहिए, इसमें बहुत ज़्यादा
आपको एनर्जी चाहिए, क्योंकि ब्रिटल क्या है, सडनली फ्रैक्चर है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्लीवेज क्या होता है, ठीक है, टाइप्स ऑफ क्लीवेज क्या होता है, अंतर क्या होता है।